हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओम का नियम बताया था, ओम्स लॉ बताया था कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसी से रिलेटेड एक प्रतिरोधकता का डेरिवेशन देखा था कि किसी भी चालक की प्रतिरोधकता कैसे निकालते हैं, ये हम देख चुके थे। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम प्रतिरोध के बारे में ही आगे जानने वाले हैं कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये तो हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओम का नियम आपको याद होगा और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ओम्स लॉ जो था वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको उसको याद रखना ही है। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको आज बता देता हूं। एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं प्रतिरोधकता की। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, क्या होती है? ओम। आया समझ में? जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ओम। ठीक है, इस सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। कहीं पर भी अगर रेजिस्टेंस लिखा होगा, मान लिया कि मैंने कहीं पर रेजिस्टेंस यूज किया है और ये 2 ओम का है, तो 2 ओम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ओम क्या है? उसको मेजर करने की यूनिट है, उसको मापने की इकाई है। आप लिख लेना कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, वहां पर ओम होती है। उसका साइन बना लेना कुछ इस तरीके से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रतिरोधकता का एक डेरिवेशन करवाया था, उसमें प्रतिरोधकता मैंने बताई थी कि ρ क्या होता है? R × A/L। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, ρ क्या है? R × A/L। हमें क्या निकालनी है? एसआई इकाई निकालनी है। तो हम निकालते हैं ρ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो अभी हमने देखी होती है ओम, तो ये हो गया ओम। मल्टीप्लाई एरिया मतलब क्षेत्रफल की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको पता होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ * ब्रेड्थ, लंबाई × चौड़ाई। इसकी भी मीटर, इसकी भी मीटर, तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एरिया हम हमेशा किस में निकालते हैं? मीटर स्क्वायर में। अब क्या बचा यहाँ पर? लेंथ। तो लेंथ का मुझे पता ही है क्या होती है। लेंथ को हमेशा किस में नापते हैं? हम मीटर में नापते हैं। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो जो होता है प्रतिरोधकता जो होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? ओम × मीटर। ऐसे में आप कभी भी अगर प्रतिरोधकता को निकालोगे तो वो हमेशा किस इकाई में निकालोगे? किस यूनिट में निकालोगे? तो आप ओम × मीटर यूनिट में उसको निकालोगे। आया समझ में? ये एसआई यूनिट आप याद रखना। एक डेरिवेशन हम आगे करते हैं आज, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम संयोजन करेंगे प्रतिरोधों का। तो प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं। जब भी हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो वो 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग जिसे हम इंग्लिश में पूरा बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, और हिंदी में इन्हें बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। पैरेलल ग्रुपिंग को बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दोनों क्लियर है? सीरीज ग्रुपिंग को क्या बोला जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर पैरेलल ग्रुपिंग को क्या बोला जाएगा? यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन। आया समझ में? अब देखो, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है श्रेणी क्रम संयोजन। मैं आपको बताता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है और इसको डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, पूरा डेरिवेशन देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में इसका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन या फिर ऐसा क्रम संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, कुछ इस तरीके से एक दूसरे से सीरीज में, श्रेणी में जोड़ा जाए, तो
तो उस संयोजन को क्या बोला जाता है? उस संयोजन को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। प्लस माइनस ये हो गई की। हमने यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, तीनों प्रतिरोध लिए हैं। एक को मैं R1 बोल देता हूँ, एक को मैं R2 बोल देता हूँ और एक को R3 बोल देता हूँ। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस है। इस बैटरी में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट है I। ठीक है, I करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। ध्यान से समझना, जब I करंट यहाँ से फ्लो होगा तो सबसे पहले जाएगा R1 पर, फिर वही करंट जाएगा R2 पर, फिर वही करंट जाएगा R3 पर। मतलब करंट यहाँ पर तीनों में सेम फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनके दोनों के, इन दो पॉइंट्स के बीच के जो विभवांतर आएगा वो अलग आएगा। क्योंकि देखो करंट यहाँ गया, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा। प्रतिरोध क्या करता है? हानि करता है हमेशा विभव की। तो दोनों के बीच में क्या कुछ ना कुछ वो हानि कर देगा। तो यहाँ पर हमारा एक विभवांतर निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा एक विभवांतर निकलेगा और फिर तीसरे के बीच में भी हमारा एक विभवांतर निकलेगा। कुछ इस तरीके से ऐसा में ये पॉइंट और ये पॉइंट में, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट में, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? तो उसका रीजन मैं बताता हूं। जैसे ही आई करंट गया तो सबसे पहले ये कुछ उसकी हानि करेगा, फिर बचा हुआ करंट आगे जाएगा तो ये भी उसकी कुछ हानि करेगा, फिर बचा हुआ करंट आ जाएगा तो ये भी कुछ उसकी हानि करेगा। इसलिए इस पर पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर विभवांतर अलग आएगा, इस पर विभवांतर अलग आएगा और इस पर विभवांतर अलग आएगा। इसलिए R1 पर जो विभवांतर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसको मैं V1 बोलता हूं। R2 पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको मैं V2 बोलता हूं। R3 पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसे मैं V3 बोलता हूं। ठीक है, V1, V2, V3 ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मैं बोल सकता हूं कुल विभवांतर। ठीक है, कुल विभवांतर कितना होगा? तो मैं यहां पर लिख देता हूं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। याद रखना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीन प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है। आप तीन से ज्यादा को भी जोड़ सकते हो। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा V4। आया समझ में? अगर मैं टोटल V निकालूंगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इसका, 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 तीनों का क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। इसको दे देता हूँ समीकरण 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, परंतु हमें 2 मिनट, हमें एक चीज और पता है, V V1 plus V2 plus V3 है, लेकिन but we know that, या फिर लिख दो but from Ohm's law, from Ohm's law, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो लेकिन ओम के नियम के द्वारा, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? ओम का नियम V बराबर I R, ये हम पहले पढ़ चुके थे। हाँ है ना? ओम का नियम हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? V बराबर I मल्टीप्लाई R, I यूनिट R, ये हम पहले पढ़ चुके थे। अब V की वैल्यू क्या है? I R है। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो V बराबर क्या है? I into R। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? I करंट फ्लो हो रहा है R1, तो मैं लिख देता हूं I R1। V2 की क्या वैल्यू होगी? I करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या है? R2, तो I R2। V3 की क्या वैल्यू होगी? तो I R3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। V1 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो V1 में करंट फ्लो हो रहा है I और रेजिस्टेंस है R1, इसलिए मैंने लिख दिया उसको I R1।
V2 में करंट फ्लो हो रहा है I और यहाँ रेजिस्टेंस है R2, तो I R2, यहाँ पर I R3 उसी तरीके से। अब ये हमें तीनों चारों वैल्यूज मिल गई हैं, तो मैं इनको रखता हूँ सभी, या फिर मैं लिख देता हूं समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं ये सारी वैल्यूज को रखता हूं। इक्वेशन 1 समीकरण 1 देखो, v की जगह क्या आ जाएगा IR बराबर v1 की जगह क्या आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आज समझ में सारी वैल्यूज हमने रख दी। अब देखो यहाँ पर तो IR है, इसमें भी I है, इसमें भी I है और इसमें भी I है। तीनों में से मैं I को कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। हमने क्या निकाला है, प्रतिरोध निकाला है, जिसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है ओम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, नोट कर लेना है, ठीक है, और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में कि सॉल्व करते नहीं बन रहा है, तो वो ग्रुप में मुझसे पूछ ले या फिर क्वेश्चन बता दे, तो मैं अगले लेक्चर में उसको वापस से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। थैंक यू।